जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा एक बार फिर से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ गया हूं और आज के क्लास में मैं टेंस शुरू करने वाला हूं। बचपन से लेकर आज तक आप लोगों ने कई बार टेंस पढ़ा होगा, लेकिन शायद कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें टेंस समझ में नहीं आया होगा। लेकिन आज के इस क्लास में मैं एक चीज टेंस का बताने वाला हूं। कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके दिमाग में होगा, आज सब मैं खत्म करने वाला हूं। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है टेंस। टेंस का मतलब काल होता है और काल का मतलब समय यानी टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? काल, और काल का मतलब समय। टेंस तीन प्रकार का होता है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, सब कुछ उतारते जाइएगा, चाहे आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, लेकिन उतारना सबको है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल मतलब जो चीज अभी चल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूं, वह पढ़ा रहा है, वह खाता है, ये सब चीजें चल रहा है। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल, जो बीत गया, वह पढ़ाता था, मैं पढ़ रहा था, वे लोग आ रहे थे, ठीक है, यानी जो पास्ट में काम हुआ बीत गया। और फ्यूचर टेंस जो भविष्य में काम होने वाला है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा, वह आएगा, वे लोग यहां से जाएंगे, यानी वो चीजें भविष्य में होगा। तो ये चीज आपने देखा टेंस तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब एक चीज आप देखिए कि टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी जो प्रेजेंट टेंस जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार हैं आप बिल्कुल यहां पे देख सकते हैं, मैंने प्रकार लिखे हैं। 10 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस कितने हैं? एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार, चार प्रकार। चार प्रकार हैं किनके? प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार होते हैं, पास्ट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। अभी हम प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार यहां पे लिखवाएं। क्या क्या होता है? पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की स्पेलिंग मैं आपको सिखा रहा हूं, INDEFINIT। दोबारा से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो आप, या आप सिंपल प्रेजेंट कह लो, एक ही बात हुआ। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और नाम है जिसका मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस कह लो या प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो, एक ही चीज है। दूसरा जो टेंस है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग सीखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट की स्पेलिंग आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रही है, कॉन्टिन्यूअस की स्पेलिंग सीखिए, CONTINUOUS। एक बार फिर से, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक और नाम है, यहां पे देख सकते हैं और लिखा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में भी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम है, और में यहां पे है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम यहां पे देखिए और में लिखा हुआ है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। स्पेलिंग में इम्परफेक्ट का कर दे रहा हूं, IMPERFECT, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। यानी ये जो प्रेजेंट इम्परफेक्ट आप देख रहे हैं, एफ लिखा हुआ है, ये IMPERFECT, आप एकदम उतारते जाएं, ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, PRFECT, परफेक्ट है। देखिए ये दूसरा ना मतलब ये इम्परफेक्ट है, और ये जो है तीसरा है वो परफेक्ट है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम क्या हुआ? प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और ये आप देख रहे हैं, ये अलग ही टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग है, इम्परफेक्ट टेंस अलग है। तो ये तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप देख सकते हैं चौथा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साफ साफ दिख रहा है ना? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये और बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक और नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी एक और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इतना तक सबको क्लियर हो गया? टेंस का काम क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। टेंस का काम होता है ना, टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। यानी टेंस का काम है ना क्रिया के रूपों का अध्ययन करना। टेंस का क्या काम है? लिखिए, टेंस क्या करता है? क्रिया के रूपों का अध्ययन करता है। यानी अगर हम ये कहें कि टेंस का काम क्या है, तो टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वो क्रिया के रूपों का अध्ययन करता है कि भाई कौन सी क्रिया कहां पे लगनी है, क्या होनी है, किसका कौन सा फॉर्म होना है, ठीक है। ये उसी का काम है, ये टेंस का काम है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दुनिया के हर भाषाओं में टेंस होता है, ठीक है। और टेंस का काम क्या है? वो स्टडी करता है किसका? फॉर्म्स ऑफ वर्ब का। देखिए किसका स्टडी करता है वो, थोड़ा सा इसको हम समझ लें हम लोग। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, या स्टडी करने का मतलब क्या हो कि वो ये अध्ययन करता है कि कौन सा फॉर्म कहां लगना है। पहला फॉर्म कहां लगेगा, पांचवा फॉर्म कहां लगेगा, दूसरा फॉर्म कहां लगेगा, तीसरा फॉर्म कहां लगेगा, चौथा फॉर्म। ये इसका टेंस का ही काम है कि कौन कहां लगेगा, वर्ब का फॉर्म, वो ये डिसाइड करता है। आप ये चीज को देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसको हिंदी में हम कहेंगे क्रिया के रूप। आप बिल्कुल उतारते जाएंगे, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्रिया के रूप, है ना, क्रिया के रूप। और पहले से भी आपको मालूम है क्रिया के रूप को के बारे में, आप लोग बचपन से पढ़ रहे होते हैं, गो विंड गॉन वगैरह वगैरह ऐसा पढ़ रहे होते हैं। क्रिया के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब बेसिकली जो है, क्रिया का जो फॉर्म जो होता है बेसिकली तीन ही होता है। फर्स्ट फॉर्म,
देखिए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीन ही होता है। चौथा और पांचवा फॉर्म जो होता है हम लोग खुद से बना लेते हैं। चौथा फॉर्म आईएनजी जोड़ के बनाते हैं, देख लीजिए चौथा फॉर्म में हर में आईएनजी लगा हुआ है, गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, आईएनजी जोड़ करके। यानी चौथा फॉर्म जो होता है वो वर्ब में आईएनजी लग के होता है। आप यहां पे देख सकते हैं, मैं लिख भी दिया हूं कि चौथा फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी, और जो पांचवा फॉर्म होता है वो हम लोग खुद से बना लेते हैं। पांचवा फॉर्म का मतलब होता है दोस्तों वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग। आपको मैं यहां पे लिख के दे रहा हूं, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग, आप बिल्कुल समझ रहे हैं, और टेंस का यही सब काम है, ठीक है ना। चलिए अब हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अच्छे से समझते हैं। पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म। ये पहला फॉर्म का मतलब हुआ गो। अगर गो का मतलब क्या होता है? जाना। जाना की क्रिया क्या हो गई इंग्लिश में? गो। तो गो का फॉर्म क्या होगा? गो का कोई पूछे कि सेकंड फॉर्म क्या है तो वेंट होगा, थर्ड फॉर्म क्या है तो गॉन होगा, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, चौथा फॉर्म क्या होगा? तो चौथा फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी लगा देने के बाद, तो आईएनजी लग गया, गोइंग हो गया। पांचवा फॉर्म क्या होता है? पांचवा फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में एस या ईएस लग जाता है। देखो गोज हो गया, इट पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म एट, एटी, थर्ड फॉर्म इटेन, ईएटीएन, चौथा फॉर्म फिर आईएनजी लग गया, क्योंकि आपको मालूम है कि चौथा फॉर्म में आईएनजी लगता है। पांचवा फॉर्म एस, यानी एस लग गया। गो में देखो आप ईएस लगा था और इट में एस लगा है, यानी कब ईएस लगेगा और कब एस लगेगा मैं भी आपको बता दूंगा। ईएस कब लगेगा और एस कब लगेगा मैं भी तुरंत बता दे रहा हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पर देखो प्ले है, प्ले, प्लेट, आप देख सकते हैं यहां पे प्लेट है सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। ये दोनों का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही रूप होता है। प्लेइंग आईएनजी है, चौथा फॉर्म में एस लग गया। एक चीज आप ऑब्जर्व करो, एक और मैं वर्ड लिख रहा हूं आपको, पुश। चलो मैं टीच लिख दे रहा हूं, टीच, TEACH, टीच। टीच का मतलब पढ़ाना होता है, क्रिया है टॉट, TAUGHT, इसका ये सेकंड फॉर्म हो गया दोस्तों। और थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है, TAUGHT। आप देखो मैं क्या लिखा हूं, TAUGHT लिखा हूं, TAUGHT, सेकंड और थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये सेकंड फॉर्म हो गया टॉट और थर्ड फॉर्म भी टॉट ही होगा। अच्छा, चौथा फॉर्म क्या होगा आप खुद बताओ? टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग हो जाएगा, TSCH, ING लगेगा चौथा फॉर्म में, और पांचवा फॉर्म में टीचर हो जाएगा, TSCH, तो इसमें ES लगेगा। आप देख सकते हैं कि कहीं पे मैं एस लगा रहा हूं, कहीं पे मैं ES लगा रहा हूं, कहीं तो कंफ्यूजन तो होगा कि क्यों सर एस लगा रहे हैं पांचवा फॉर्म में और क्यों ES लगा रहे हैं। मैं एक मिनट में बता दे रहा हूं। देखो तुम पढ़ रहे हो कि वर्ब के चौथा फॉर्म का मतलब होता है कि वर्ब में ING का प्रयोग, तुम ये पढ़ रहे हो, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, वर्ब में ING का प्रयोग, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लिखते जाओ, एक चीज को लिखना, एक चीज को है, कहीं कुछ छोड़ना नहीं है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। प्रयोग ध्यान से समझने का। वर्ब के चौथा फॉर्म का मतलब वर्ब में ING का प्रयोग। अच्छा, अब पांचवा फॉर्म का मतलब मैंने क्या बताया, एकदम लिखते जाइए, वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग, एस या ईएस का प्रयोग, यही चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ाया है आपको। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे हैं कि वर्ब के चौथा फॉर्म का मतलब वर्ब में ING का प्रयोग, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वर्ब के पांचवा फॉर्म का मतलब एस या ईएस का प्रयोग। अब बात यहाँ पे कि एस कब लगना है, ईएस कब लगना है। देखो मैं बता रहा हूं, एस और ईएस का लड़ाई में, जब वर्ब के अंत में, जब कोई क्रिया है वर्ब के अंत में क्या रहेगा, अंत में ओ रहेगा, CH SH रहे, तब ES लगा, तब ES लगाते हैं। तब क्या लगाते हैं, तब क्या लगाते हैं, तब हम लोग ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तब ES लगाते हैं और लगाते हैं, ठीक है ना। ES कब लगाते हैं, जब वर्ब के अंत में ओ रहेगा, CH रहेगा, SH रहेगा, तब हम ES लगाते हैं, वरना S लगाते हैं, वरना S लगाते हैं, S लगाते हैं, है ना, वरना S लगाते हैं। वैसे X भी है इसमें, SH भी है, X भी है, एक मिनट, SH है, X भी है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SH, X भी है, ठीक है ना। तो तुम देख सकते हो, और एक मिनट और भी मैं S वाला भी लिख ही दे रहा हूँ, S भी है, रहे। देखो यहाँ पे छोड़ो, जब वर्ब के अंत में क्या रहेगा, O रहेगा, CH रहेगा, SH रहेगा, देख रहे हो SH, और X रहेगा, S रहे, तब ES लगाते हैं, वरना S लगाते हैं। अगर O रहेगा वर्ब के अंत में, CH रहेगा, SH रहेगा, SH, X कोई रहेगा और S रहेगा, ठीक है ना, रहे है ना, तब ES लगाते हैं। तब क्या करेंगे हम लोग, तब ES लगाते हैं, वरना S लगाते हैं, ठीक है ना, वरना S लगाते हैं। ये चीजें समझ में आ रही है। अब बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। एक चीज उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है कि नहीं, ये सभी चीज उतारिए और ये सब चीज भी, ठीक है। ये तो मैं मिटा रहा हूं, लेकिन पॉज करके आप मतलब पीछे जा करके ये करके उतार लीजिएगा। देखिए, अब जब वर्ब के अंत में ओ रहेगा, CH रहेगा, SH X S रहे, तब ES लगाते हैं। देखिए मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, वर्ब के अंत में ये पहला फॉर्म है, यानी वर्ब के अंत में का मतलब, पहला फॉर्म का मतलब क्या होता है,
जो वर्ड है वो मतलब पहला फॉर्म जो मीनिंग होता है। जैसे मैं बोलूं कि जाना का क्या होगा पहला फॉर्म, तो जाना का अंग्रेजी गो, गो का पहला फॉर्म गो ही होगा। खाना का अंग्रेजी क्या होगा, तो ईट, और ईट का पहला फॉर्म तो ईट ही होगा, है ना। मैं कहूं पीटना का अंग्रेजी क्या होगा, तो पीटना का बीट होगा, और बीट का पहला फॉर्म बीट ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, पहला फॉर्म वही वर्ड का जो मीनिंग होता है वही हो जाता है। तो जब वर्ब के अंत में ओ रहे, आप देखो जब ओ था वर्ब के अंत में तो पांचवा फॉर्म में क्या लगा, यस लगा कि नहीं, यही बात कह रहा ना। जब वर्ब के अंत में ओ रहेगा तो यस लगेगा, और कहां लगेगा, जब सीएच रहेगा। इट था तो देखो सिर्फ एस लगा, क्यों, क्योंकि ना तो ओ है, ना सीएच है, ना एसएच है, ना एक्स है, कुछ है नहीं ना है, इसीलिए इसमें एस लगा है। अच्छा वाई प्ले है, प्ले में भी वही बात है, ना तो नहीं तो ओ है, ना सीएच है, ना एसएच है, ना एक्स है, ना एस है, इसीलिए इसमें देखो पांचवा फॉर्म में एस लगा है, ध्यान से देखो। और ईट वाले में भी एस लगा है, लेकिन टीच में देखो, टीच है, टॉट है, TAUGST, सेकंड फॉर्म टॉट, टीचिंग ING, लेकिन जब पांचवा फॉर्म की बात आ रहा है तो ईएस लगा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीएच है, यानी सीएच रहेगा तो सीएच रहेगा तो क्या रहेगा, है ना, ओ रहेगा सीएच रहेगा तो क्या हो जाएगा, रहे तब यस लगाते हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं कहूं पुश, PUSH, चौथा फॉर्म बताओ, तुम बिल्कुल कह दो कि सर जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, ING लगा दो और क्या, सही। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि पुश पांचवा फॉर्म बताओ, अब तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एस लगाएं या यस लगाएं, लेकिन सोचने की क्या जरूरत है, तुम साफ साफ यहां देख रहे हो कि जब वर्ब के अंत में ओ रहेगा, सीएच रहेगा, एसएच रहेगा, या एक्स रहेगा, या एस रहेगा, तो हम यस लगा देंगे। तो भैया इसमें क्या है, एसएच है ना, तो एसएच रहने पे क्या करेंगे, हम यस लगा देंगे, PUSH लगा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बिल्कुल आ रही है। अब जैसे मैं बोलूं रीड, रीड का कोई बोले कि चौथा फॉर्म बोलो, रीडिंग, चौथा फॉर्म में तो कोई पंगा ही नहीं है, सीधा ING लगा देना खत्म। चौथा फॉर्म में पंगा होता है पांचवा फॉर्म में, है ना, तो एस लगना कब है, यस कब लगना है। अब रीड का पांचवा फॉर्म तुमसे कोई कहे तो क्या करोगे, एस लगाओगे या यस लगाओगे, सीधी सी बात है, जब वर्ब के अंत में ओ रहेगा, सीएच रहेगा, एसएच रहेगा, एक्स या एस रहेगा, तभी हम यस लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। समझ में आ रहा है। तो रीड में है क्या, डी में है या तो डी है, नहीं तो ओ है, ना सीएच है, ना एसएच है, ना एक्स है, ना एस है ही नहीं, तो यस लगाएंगे नहीं, यानी रीड में एस लगा देंगे, ठीक है ना, यस नहीं लगाएंगे। तो ये एस और यस वाला आप लोगों को समझ में आ गया, पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म, इस तरीके से चीजें जो है कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब हम यहां से मिटा करके मेन चीज पे हम चलते हैं, थोड़ा सा हमने पढ़ा दिया ताकि आप लोगों को बिल्कुल इस समय कहीं कोई दिक्कत जो है नहीं हो। तो आपने देखा कि पहला फॉर्म क्या होता है और पांचवा फॉर्म क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो क्या पढ़ने जा रहे हैं मालूम है, अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कुल मिलाकर के अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग, ये मैं मिटा दे रहा हूं। तो आज की इस क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल लिखना जरूरी है, इसमें कहीं नोट करना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। अब मैं आपको आपने देखा होगा, आप देखिए एक बार, टेंस 3 प्रकार का हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का है। देखिए आप जो नोट किया आपने, प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का है। पहला टेंस प्रेजेंट टेंस का पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अभी मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूं, क्या अभी मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि टेंस क्या काम करता है, तो वो क्रिया के रूपों का अध्ययन करता है। तो क्रिया के रूपों का अध्ययन करता है, ये बात तो मैं बता चुका। अब मैं प्रैक्टिकली यहां पे दिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे पहला और पांचवा फॉर्म का प्रयोग होता है, किस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। और इसी का एक और नाम है, आप बताइए क्या नाम है इसका, इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं। ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं अभिनय मैं मिटाने वाला हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मिटा दिया है। और मिटाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पढ़ाने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बेसिकली होता क्या है, कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक्सप्रेस करते हैं, कहां पे ये एक्सप्रेस होता है, क्या इसका पूरा सिस्टम है, ये सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे कम्युनिकेशन में, ठीक है, डेली कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत यूज करते हैं। जितनी भी चीजें हैं, जितना जो रूटीन वर्क है हमारा, डेली का जो रूटीन होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है डेली का रूटीन है ना, वो डेली का रूटीन बताता है, सारा चीज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं बोलूं मैं सुबह में 6 बजे उठता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं स्कूल जाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मतलब सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। तो ये है पहला टेंस, है ना, पहला टेंस। पर देखो टेंस का 3 बेटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट का 4 बेटा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला ही तो है, देखो जो लिखे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये क्या है आप देखिए, मैं पहचान इसका क्या है सो मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। बहुत आसान है, लगा लिख रहा हूं, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया है ना के अंत में, आप देखना जिस वाक्य क्रिया के अंत में है ना ता है, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, ता है, ती है ना, ते हैं, ता हूं, है ना, लगा रहे, तब वह वाक्य, ध्यान से देखो, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। अब यही चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं, टेंस का कहलाता है। अब सीखो कि क्या है पूरा मामला। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है पहचान में कि जिस वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहेगा, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ता है ती है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्रिया के अंत में, जहां क्रिया है उसके अंत में ता है ती है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। क्रिया के अंत में का मतलब क्या हो, क्रिया के बाद। अब सेंटेंस जो है, सेंटेंस हम कह रहे हैं वह आम खाता है, ध्यान से देखो, वह आम खाता है, खाना क्रिया है, अंत में क्या हो गया, ता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, एलिजा पत्र लिखती है, आप लिखते जाइए बिल्कुल, चीजों को कहीं छोड़ना नहीं है कुछ, एकदम एलिजा पत्र लिखती है, आप ध्यान से देखो, एलिजा पत्र लिखती है, ये देखो क्रिया के अंत में हो गया, क्रिया क्या है, लिखना, और अंत में क्या हो गया, ती है। आप देखो वह आम खाता है, खाना क्या हो गया, क्रिया, और अंत में क्या है, ता है, यानी ता है ती है होना है ना, क्रिया के अंत में का मतलब क्रिया के बाद ता है ती है। एलिजा पत्र लिखती है, वे लोग हमें पढ़ाते हैं, आप ध्यान से देखिए, वे लोग हमें पढ़ाते हैं, आप देखिए पढ़ाना क्रिया और अंत में क्या है, ते हैं, आप ध्यान से समझिए, वे लोग हमें पढ़ाते हैं। मैं कहूं मैं तुम्हें डांटता हूं, मैं तुम्हें डांटता हूं, अब आप देखो भैया, मैं तुम्हें डांटता हूं है कि नहीं, अब डांटना क्रिया है, अंत में ताहू है, यानी क्रिया के अंत में ताहती है का मतलब हुआ कि क्रिया के बाद ताहती है। आप देखो क्रिया खाना है ना, अरे भाई खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना क्रिया था ना, क्रिया ही है ना। मैंने पिछला जो वीडियो में पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में, तो क्रिया है ना, ये खाना क्रिया है, तो क्रिया खाना हुआ ना, तो खाना के बाद क्या है, ता है, यानी क्रिया के अंत में है ना, लिखना क्रिया अंत में ती है, पढ़ाना क्रिया है, ते है। यहाँ पे देखो मैं तुम्हें डांटता हूं, डांटना क्रिया है, अंत में ता हूं, है कि नहीं, ता है, ती है, ते है, ता हूं, है ना। अब आप देखो जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है ना, समझने वाली बात यह है कि क्रिया के अंत में ता है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कहलाएगा कि नहीं, ये सेंटेंस होगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एलिजा पत्र लिखते, लिखना है वर्ब, अंत में ती है ना, ती है, लिखती है, तो ये क्रिया ती है, लिखना के बाद ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाएगा। वे लोग हमें पढ़ाते हैं, पढ़ाना क्रिया है, अंत में ते है, तो ये सेंटेंस किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं तुम्हें डांटता हूं, डांटना क्रिया, अंत में ता हूं, यानी एक बात तो समझ में आ गई कि क्रिया के बाद ता है, यानी देखो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये हुआ कि क्रिया, देखो लिखते जाओ तुम लोग भी, क्रिया प्लस ता है ती है, क्रिया प्लस ता है ती है ना, ती है, ते हैं, ता हूं, यही मतलब हुआ ना, ता हूं। अब आप एक चीज को समझो, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, यही मतलब हुआ ना, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते हूं, यानी क्रिया होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। अब मैं ये कहूं कि वह नेता है, मैं बोलूं कि वह नेता है, वह एक नेता है, अब आप कहो कि सर ये भी तो वर्ब है ना, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं भैया, नेता है, नेता तो नाउन हो गया, तो क्रिया है ही नहीं, ने शब्द क्रिया है क्या, नहीं, नेता, नेता शब्द कोई क्रिया तो है नहीं, नाउन है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इस आधार पे, ताहत के आधार पे नहीं माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वह एक नेता, अंत में ताहत तो जरूर है, लेकिन वो क्रिया के अंत में नहीं है, बल्कि वो नाउन के अंत में, मतलब नाउन भी क्या, वो अपने आप नहीं, ने और ता मिलेगा तब वो जाकर नाउन बनेगा, वरना ये कुछ है भी नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं। अब यहां से जो चीजें हो रही हैं वो
आपको समझने की चीजें हैं। ये सब कुछ उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। क्रिया के अंत में ताहत वाला आपने उतार लिया होगा। अब मैं इनके पहचान मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से है। अब मैं इनका आपको रूल पढ़ाने वाला हूं। किसका रूल पढ़ाने वाला हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मैं रूल पढ़ाने वाला हूं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल आपने उतार लिया है, ठीक है। अब मैं इसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना, मैं इन्हें मिटा रहा हूं और अब मैं रूल पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए ये आप बिल्कुल उतार चुके हैं, मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं। अब मैं रूल पढ़ाने वाला हूं। रूल क्या है सोच समझिए। कहता है कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी डालना, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। ये देखो ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये दिख रहा है ना, वर्ब की पहली फॉर्म है ना, ये वर्ब की पहली फॉर्म, ये वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट। आप ध्यान से देखो मैं बड़ा बड़ा लिख दिया हूं। कहता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म देना है और नहीं तो पांचवी फॉर्म देना है, दोनों में से कोई एक ही लगेगा। अब कब पहली फॉर्म देना है, कब पांचवी फॉर्म देना है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ पहला फॉर्म आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ पांचवा फॉर्म आएगा, ये अभी मैं बता देता हूं। ये इतना तक समझ में आ गया है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं फिर से बता रहा हूं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह का रूल पढ़ रहे हैं, किस तरह का सेंटेंस पढ़ रहे हैं? दरअसल हम लोग पढ़ रहे हैं एफर्मेटिव रूल। क्या पढ़ रहे हैं? एफर्मेटिव। ये भी लिख लो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग रूल क्या पढ़ रहे हैं? एफर्मेटिव का रूल पढ़ रहे हैं। AFFIRMATIVE हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एफर्मेटिव रूल पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेलिंग फिर से मैं बता दे रहा हूं, AFFIRMATIVE। एफर्मेटिव सकारात्मक वाला। जैसे इसमें हम पढ़े कि वह बाजार जाता है, और निगेटिव में हम पढ़ते हैं वह बाजार नहीं जाता है। दोनों में अंतर है ना। मैं कहूं मैं पढ़ाता हूं, यह एफर्मेटिव हुआ। मैं नहीं पढ़ाता हूं, ये निगेटिव हुआ। तो अभी हम पढ़ेंगे एफर्मेटिव रूल को, ठीक है ना। तो एकदम लिख लिया एफर्मेटिव रूल एकदम बढ़िया से। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि सब्जेक्ट अपना चुनाव करता है। सब्जेक्ट बैठा रहेगा और कहेगा कि भैया वो अपना तय करके बैठा हुआ रहेगा कि वो पहला फॉर्म लेगा या पांचवा फॉर्म लेगा। हमें ये याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट पहला फॉर्म लेता है और कौन सा सब्जेक्ट जो है कि पांचवा फॉर्म लेता है। देखिए यहां पे अगर सब्जेक्ट के रूप में आई है, ठीक है, तो वर्ब की पहली फॉर्म आएगा, बिल्कुल दिख रहा है, पहली फॉर्म आएगा। अच्छा आई का मतलब क्या होता है? सभी को मालूम है, आई का मतलब मैं होता है। मैं, ये दिख रहा है आप लोगों को, मैं यहां पे लिखा हुआ मैं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वैसे भी आप लोगों को भाई मैं जो शब्द है यहाँ पे, मैं का तो मतलब ही आई होता है। आई के साथ वर्ब की पहली फॉर्म होती है। यहाँ मैं का अंग्रेजी क्या होता है आपको मालूम ही है, आई होता है। मैं का आई होता है ना, यानी जैसे ही मैं आया यानी आई। अगर सब्जेक्ट आई है तो वर्ब की पहली ही फॉर्म आपको देनी है। सब्जेक्ट अगर वी है तो वर्ब की पहली फॉर्म आनी। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। मालूम आप लोगों को, हम लोग को अंग्रेजी में वी कहते हैं, ये तो मालूम ही होगा। हम लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वी कहते हैं। हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? वी कहेंगे, WE। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग। वी का मतलब क्या होता है? हम लोग होता है। वी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे हम लोग होता है, हम लोग। वी आई वी। अगर सब्जेक्ट यू रहेगा, यू का मतलब क्या होता है? तुम या तुम लोग होता है। देखो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, तो वर्ब की पहली फॉर्म चलेगी। देखो यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म। अच्छा वर्ब की पहली फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वही वाला, जैसे पढ़ना रहेगा तो पढ़ना का रीड, तो रीड का पहला फॉर्म रीड ही हो जाएगा। अब पांचवा फॉर्म रीड्स हो जाएगा, है ना। खाना रहेगा, खाना का पहली फॉर्म क्या होगा? तो खाना का इट, तो इट, और इट का पहला फॉर्म इट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो चलिए, तो वर्ब की पहली फॉर्म वी के साथ, वर्ब की पहली यू के साथ, YOU के साथ। दे अगर है, दे के साथ भी THEY, दे के साथ भी वर्ब की पहली फॉर्म। दे का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? वे लोग होता है। दे का मतलब वो वे लोग, है ना। छोटा छोटा मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग अपना कर लेना। दे, आयु दे। अच्छा कोई प्लूरल नाउन रहेगा, प्लूरल नाउन का मतलब तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे भाई लोग, इस तरह का प्लूरल नाउन रहेगा, है ना दोस्तों, तब भी वर्ब की पहली फॉर्म। देखो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन आया तो क्या लिखोगे? तो पहली फॉर्म। अच्छा दो नाम एक साथ अगर आ जाए, दो नाम एक साथ, राम और श्याम, समझ में आ रहा है? राम और श्याम, सीता और गीता, तो ऐसी स्थिति में भी पहली फॉर्म, क्योंकि प्लूरल हो जाता है ना, पहली फॉर्म। देखो यहाँ पे हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं कि हम वहां पे पहली फॉर्म ही लगाएंगे। अच्छा लेकिन सब्जेक्ट के रूप में अगर ही रहेगा तब पांचवा फॉर्म होगा। देखो पांचवा फॉर्म यहां से चल रहा है, मैं यहाँ पे डिवाइडर लगा दिया हूं। पांचवा फॉर्म वह मतलब ही, या मालूम है सी लड़की वाला, यानी पांचवा फॉर्म लगेगा ही सी। इट का मतलब भी, इट का मतलब हो गया कि यह, इट को हिंदी में यह कहते हैं और सी वाले को भी वह कहते हैं, है ना। ही माने पुरुष वाला और सी माने महिला वाला, और इट IT इट माने यह हो गया। आप बिल्कुल देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यह लिखा है और अच्छे से लिख दिया है,
या लिख दिया है कि नहीं लिख दिया है? देखो यहाँ या, ही सी इट। अच्छा कोई नाम है, एक नाम, सिंगल नेम जिसको हम कहते हैं सिंगल नेम, तो भी पांचवा फॉर्म आएगा। क्या आएगा? सिंगल नेम। सिंगल नेम का मतलब होता है इकलौता नाम, सिंगल नेम, है ना, तो भी पांचवा फॉर्म आएगा। लेकिन अगर है ना डबल नेम आ गया, दो नाम नहीं, डबल नेम तो पहला फॉर्म, और सिंगल नेम तो पांचवा फॉर्म। मैं यहीं पे पढ़ा दे रहा हूं, है ना। अच्छा अगर सिंगुलर नाउन आ गया तब, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंगुलर नाउन लिखा हुआ दिख रहा है, सिंगुलर नाउन मैंने लिखा है, सिंगुलर नाउन लिखा हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंगुलर नाउन लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन का मतलब समझिए पहले। सिंगल नेम माने इकलौता नाम, राम है तो राम है, सीता है तो सीता, पांचवा फॉर्म। और एक हो गया सिंगुलर नेम, ये सिंगल नेम, क्या है ये? नेम, सिंगल नेम, पांचवा फॉर्म हो गया, है कि नहीं। और एक हो गया कि सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन दिख रहा है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, सिंगुलर नाउन। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, सिंगल नेम है, पांचवा फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और सिंगुलर नाउन अगर रहेगा तो भी पांचवा फॉर्म। देखो ये नीचे नहीं दिख रहा था तो मैं सिंगुलर नाउन यहां पे लिख दिया हूं पांचवा फॉर्म में, ठीक है ना, ये लिख लेना तुम लोग, ये पांचवा फॉर्म है ना। सिंगुलर नाउन एक वचन संज्ञा, सिंगुलर नाउन पहले से मालूम है तुम लोग को, सिंगल नेम और सिंगुलर नाउन। देखो यहां से 1 2 3 4 5 6, ये 6 आइटम है, 6 आइटम में पहला फॉर्म, 1 2 3 4 5, ये 5 आइटम है, उसमें पांचवा फॉर्म रहेगा। अच्छा एक चीज तुमको मैं बता दूं कि दुनिया का सारा सब्जेक्ट मैंने यहीं पे लिख दिया है। दुनिया में जितने भी सब्जेक्ट है तुम थोड़ा सेंस करना पड़ेगा कि कैसे क्या है, तो उसके आधार पर तुम पहला और पांचवा फॉर्म लगा सकते हो। मैं बता देता हूं कैसे क्या करोगे। तो सिंगुलर नाउन, अब चलो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे, अनुवाद बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब हमें समझ में आ गया है, क्या समझ में आया है सो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि हम एफर्मेटिव पढ़ाने जा रहे हैं, पढ़ने सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और हमें अब ट्रांसलेशन बनाना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म लिखनी है, वर्ब की पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म लिखनी है, ठीक है। कब पहली फॉर्म लिखनी है, कब पांचवी फॉर्म लिखनी है, ये बात बहुत समझने की जरूरत है। अब पहली फॉर्म अगर आई वी यू दे प्लूरल नाउन या दो कोई नाम रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो पहला फॉर्म, ही सी इट नेम, ही सी इट सिंगल नेम रहेगा तो पांचवा फॉर्म, और सिंगुलर नाउन रहेगा तो पांचवा फॉर्म। चलो मैं सेंटेंस पढ़ बना रहा हूं, मैं देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सेंटेंसेस लिख रहा हूं, उन चीजों को तुम्हें समझना है क्या है पूरा मामला, है ना, थोड़ा चीजों को समझना पड़ता है ढंग से। मैं कहूं यदि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पहली बात तो ये देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं, पहला बात तो सवाल ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पक्का है, क्यों? क्योंकि क्रिया के अंत में ताहू है, तो ठीक है, ताहे है बोला है ना, तो ताहे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है ना। देखो उसमें जिस वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ, तो क्रिया पढ़ाना अंत में ताऊ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलो ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब तो हो ही गया, तुमको समझ में आ गया, और ये है ऑब्जेक्ट। हमें सेंटेंस बनाना है तो कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लो, तो सब्जेक्ट आई हो गया। अब जैसे ही आई लिया मैंने, उसके बाद कहता है कि भैया अब तुम वर्ब पे आओ, वर्ब लो, या तो तुम पहला फॉर्म लो या पांचवा फॉर्म लो, लेकिन अपनी मर्जी से मत लो, जाकर यहां पे देखो कि आई के साथ कौन सा फॉर्म लगेगा, पहला लगेगा या पांचवा लगेगा। इसका यह मतलब है सब्जेक्ट के बाद पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म का यह मतलब नहीं हुआ कि जब मन हुआ तो पहला फॉर्म ले लिए, जब मन हुआ तो पांचवा, नहीं। आई अपना डिसाइड करके बैठा हुआ है, देखो आई क्या डिसाइड करके बैठा हुआ है, देखो कह रहा है कि हमें पहला फॉर्म चाहिए, यानी पहला फॉर्म चाहिए का मतलब क्या हो कि क्रिया का पहला फॉर्म चाहिए। अब पहले अब आओ, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब है कहां हिंदी वाले में, देखो यहां पे वर्ब तो पढ़ाना है, यानी इसका यह मतलब हुआ कि पढ़ाना का पहला फॉर्म, तो पढ़ाना का पहला फॉर्म क्या होता है, पहले तो अंग्रेजी निकालेंगे, पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, और टीच का पहला फॉर्म क्या होगा, बोलो, टीच का पहला फॉर्म टीच ही होगा, टीच का पहला फॉर्म क्या होगा, टीच ही होगा ना। लेकिन अगर ये कहता है कि टीच का पांचवा फॉर्म, तो टीच का पांचवा फॉर्म का मतलब हुआ टीचेस, है ना, टीच का पांचवा फॉर्म का मतलब क्या हुआ, टीचेस, क्लियर हुआ। लेकिन अभी हमें पहला फॉर्म की जरूरत है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो आई हो गया, हमें पहला या पांचवा क्या लेना है हमें, देखो हम दोनों फॉर्म लिख दे रहे हैं, देखो टीच का पहला फॉर्म टीच हो गया और टीच का पांचवा फॉर्म टीचेज हो गया। तुम्हें कौन सा चीज चाहिए पहले बताओ, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पे, पहला या पांचवा? जरूरी है कि तुम कहो कि आई के साथ हमें पहला की जरूरत है, तो पहला फॉर्म क्या हो गया, टीच ले लिए, आई टीच ले लिए। देखो यहाँ पे ये हमने क्या लिखा है, ये पहला फॉर्म, तुम भी ऐसे ही लिखोगे, एक वर्ड लिखोगे, आई टीच। देखो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की अंग्रेजी होगा, ऐसा मत कर देना कि पहले मैं का अंग्रेजी लिखना फिर इंग्लिश का फिर पढ़ाना का, नहीं, गलत हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट का और उसके बाद सीधे क्रिया का अंग्रेजी लेना है, सीधे क्रिया का। ये नाम वाला पांचवा फॉर्म लिखा है, नहीं लिखा तो लिख लो बढ़िया से, एक चीज लिखते रहना, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, बार बार। अब मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। अब देखो सब्जेक्ट ले लिए, वर्ब ले लिए, अब सब्जेक्ट वर्ब दोनों में से कोई एक ही लेना था,
फॉर्म तो टीच फर्स्ट फॉर्म ले लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी है तो इंग्लिश ले लिए, यानी हमारा बन गया क्या चीज, बोलो, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अब आते हैं हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। हम लोग, देखो यहां पे, हम लोग हिंदी सीखते हैं, देखते जाओ, हम लोग हिंदी सीखते हैं, हम लोग हिंदी सीखते हैं दोस्तों। हम लोग है, ये सब्जेक्ट है, सबको मालूम है, और ये क्रिया है, वर्ब। देखो यहाँ पे ते है कि नहीं है, पहले ये बताओ। तुम क्रिया के अंत में ताहती पढ़ा है ना, कि क्रिया के अंत में ताहती है वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, तो सीखना क्रिया और ते है ना, ताहती है, ते है, देखो लिखा हुआ लिखा है ना कि क्रिया के अंत में ताहती है, ते है, तो इसमें ते है तो है ही, यानी सीखते हैं। यहां ध्यान से देखो, सीखते हैं, सीखना क्रिया है और अंत में क्या है, ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से हम बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ही बनाएंगे ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है, कहता है कि भैया सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी दो, उसके बाद वर्ब की अंग्रेजी दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी दो। तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी देना, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है मालूम है तुम लोगों को, वी, वैसे भी हम लोग के यहाँ पे वी, मैं यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, यानी वी लिख दिए, ठीक है ना, वी लिख दिए। उसके बाद कहता है कि भाई वी तो तुम लिख दिया, अब वर्ब को ढूंढो, वर्ब तुम्हारा कहाँ है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब ही आएगा, चाहे तुम पहला फॉर्म में दो या पांचवा फॉर्म में दो। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि चाहे तो तुम पहला फॉर्म में दो, पांचवा फॉर्म में दो, ये तुम पे डिपेंड नहीं है, ये पहले ही अपना बैठा हुआ है लेकर के कि भाई हम वी है, हमें पहला फॉर्म ही चाहिए, तुम पांचवा लगा दो तो गलत काट दूंगा मैं। तो वी है, तो अब हमें वर्ब के पास जाना है, तो वर्ब कहाँ है, सीखना है, देखो यहाँ पे सीधे इसकी अंग्रेजी आएगी, तो सीखना का हमें पहला फॉर्म देना पड़ेगा, इसका ही मतलब हुआ ना, वी के साथ पहला फॉर्म का मतलब सीखना की अंग्रेजी के साथ पहला फॉर्म। तो सीखना का अंग्रेजी लर्न, और लर्न का पहला फॉर्म क्या होगा, लर्न का पहला फॉर्म लर्न ही होगा, लो लिखो, तो वी लर्न हो गया, LEARN लर्न, और हिंदी को अंग्रेजी में हिंदी ही कहेंगे, तो ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी अंतिम में आएगा, क्योंकि देखो अंतिम में तो ऑब्जेक्ट है ना, एकदम अंतिम में लिख दिए, यानी वी लर्न हिंदी, ये तुम्हारा वाक्य हो गया, हम लोग हिंदी सीखते हैं। चलो थोड़ा सा कुछ और अलग वाक्य को हम लोग लेते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग। हम बोले तुम पत्र लिखते हो, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तुम पत्र लिखते हो, है कि नहीं, तुम पत्र लिखते हो। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे भी ते है, लिखना क्रिया है, ते है कि नहीं, ताहती है, ते है वाला सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं, क्रिया के अंत में ताहती है वाला। तो तुम पत्र लिखते हो, तो यू आ गया, यू आ गया सब्जेक्ट, देखो यही है ना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म क्या आएगा, यू के साथ क्या आता है, पहला फॉर्म है, देखो यहाँ पे यू के साथ कहता है कि हमें पहला फॉर्म चाहिए, यानी पहला फॉर्म का मतलब हम क्रिया पे, यानी तुम के बाद सीधे हम कहां पे जाएंगे, लिखना पे जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही मांग रहा है, चाहे वर्ब पहला ले पांचवा ले, लेकिन यू पांचवा नहीं लेता है, साफ साफ लिखा हुआ है कि पहला ही लेता है। तुम्हें सब्जेक्ट तय करने के पहले ना, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब तय करने के पहले यहां देखना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। तो यू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म, तो इसमें क्रिया है कहां, पत्र है या लिखना है, नहीं, यहाँ पे लिखना क्रिया है ना, तो लिखना की अंग्रेजी राइट होती है, और राइट का पहला फॉर्म हमें देना है, तो राइट का पहला फॉर्म क्या हो जाएगा, राइट का पहला फॉर्म राइट ही होगा, और क्या, कोई भी पहला फॉर्म तो वही होता है, राइट, WRIT, तो यू राइट हो गया, और ए लेटर, यहाँ पे हम पांचवा फॉर्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो ये पहला फॉर्म लगा हुआ है, तुम लोग लिखते जाओ कि कहाँ पे तुमने पहला फॉर्म लगाया है, ये पहला फॉर्म है, ये भी पहला फॉर्म है, लिखते जाओ अपना, और ये भी पहला फॉर्म है, देखो मैंने लिख दिया हूँ, ये 3 सेंटेंस मैंने लिखा है, अभी और सारे सेंटेंस में पढ़ाने वाला हूँ, ये चीज को देखो एकदम लिखते जाओ, सारी चीजों को, कहीं कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, और अब नए सेंटेंसेस की तरफ आ रहा हूँ, कुछ नया सेंटेंस लेकर के आता हूँ, और मैं देखता हूं कि पांचवा फॉर्म वाला भी कुछ सेंटेंसेस को मैं लूं, है ना, 3 सेंटेंस पांचवा फॉर्म वाला भी लेते हैं, उसके बाद कम से कम 14-15 सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, और एक सेंटेंस लिखना है। अब हम पांचवा फॉर्म का भी एक सेंटेंस लेते हैं, चलो हम लिखते हैं कि वह मुझे, ध्यान से देखना, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है। अब ध्यान से देखो, वह मुझे पढ़ाता है, ये वाक्य का सब्जेक्ट है, तुम्हें मालूम है, और ये क्रिया है, और देखो ताहती है कि नहीं है, पहले तो ये देखो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ बिल्कुल है, और ये ऑब्जेक्ट है, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये चीज को तुम्हें सीखना पड़ेगा, एक एक चीज लिखते रहना पड़ेगा, छोड़ना कुछ भी नहीं है। वह मुझे पढ़ाता है, कहता है कि भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, क्रिया के अंत में ताहती है वाला, तो हाँ जी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो कहता है कि एक काम करो, स्ट्रक्चर क्या है, तो कहता है कि सब्जेक्ट को पहले लाओ, तो वह मुझे पढ़ाता है, तो ही लेकर के आए, अब फिर कहता है कि भैया पहला फॉर्म लाओ या तो पांचवा फॉर्म लाओ। अब हम ढूंढने की ही के साथ कौन सा फॉर्म आता है, पहला फॉर्म आता है या पांचवा फॉर्म आता है, तो ढूंढेंगे ही कहाँ है, ही कहाँ है, अच्छा ही यहाँ है, कहता है कि नहीं जी पांचवा फॉर्म लगेगा, क्या कहता है, कहता है कि जी पांचवा फॉर्म लगेगा। अब पांचवा फॉर्म लगने का मतलब क्या हुआ, देखो कहता है कि सब्जेक्ट के बाद सीधे क्रिया पे आओ, तो क्रिया इसमें कहाँ है, क्रिया ये यहाँ है, पढ़ाना ही वर्ब है ना, क्रिया तो ही है ना, तो कहता है कि पढ़ाना का पांचवा फॉर्म डालो, यानी पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है, टीच,
और टीच का पांचवा फॉर्म क्या होगा भैया, टीचेज हो जाएगा। एस वाला या ईएस वाला, नहीं ईएस लगेगा, हम अभी बताए हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है ना, मैं अभी आपको बताया हूं। तो आप यहाँ पे देखिए ये CH है इसलिए ईएस आ गया, तो वह मुझे पढ़ाता है, तो ही टीचेज, TACHES, ही टीचेज। और ऑब्जेक्ट देखो पहला या पांचवा में हमारा एक ही लेना था, हमने पांचवा फॉर्म को चूज किया क्योंकि ही कहता है कि हम पांचवा फॉर्म ही लेंगे, तो यहाँ पांचवा फॉर्म ले लिया। और मुझे का अंग्रेजी मी होता है, तुम यही सीख लो कि मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, मैं तुम्हें सिखा दे रहा हूं। सुनो, मुझे का अंग्रेजी मी होता है, सब चीज की अंग्रेजी यहीं पे सिखा दे रहा हूं, मी। अच्छा, हमें का अंग्रेजी अस, ये हम नहीं है, हम का और हम लोग का मतलब तो WEV होता है, लेकिन ये हमें है, हमें का अंग्रेजी US, अस होता है। देखते जाओ, उसे का अंग्रेजी हिम होता है, ही मत लिख देना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा हमेशा, अस, मी, ये सब जो है ना। अच्छा, उन लोगों को, उन लोगों का नहीं है, ये उन लोगों को है, उन लोगों को अंग्रेजी में देम कहते हैं, THEM। उन लोगों का अलग चीज हो गया, उन लोगों को अलग चीज हो गया, मेरी बात को ध्यान से समझो। उन लोगों का अलग चीज हो गया और उन लोगों को अलग चीज हो गया, एक एक चीज अंग्रेजी में एक एक चीज को समझना है। तो उन लोगों को का मतलब देम होता है, ये याद कर लेना, तुम लिख लेना, ये कहीं छोड़ना नहीं। जो भी चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट मैं पढ़ा रहा हूं। फिर टीचर में देखो यहाँ पे पांचवा फॉर्म ने लिखा है, तुम भी लिख लो कि पांचवा फॉर्म सर ने लिखा है, पांचवा, ऐसे ही तुम भी लिखना। चलो अब हम थोड़ा और आते हैं। मैं कहूं कि एलिजा, ध्यान से देखो, एलिजा रामायण पढ़ती है, एलिजा रामायण पढ़ती है कि नहीं, एलिजा रामायण पढ़ती है। अच्छा, क्रिया के अंत में क्या है बताओ, क्रिया है पढ़ना और अंत में क्या है, बोलो ती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ या नहीं हुआ, पक्का हुआ ना भाई। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ तो जाहिर सी बात है कि हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल लगाना पड़ेगा। तुम्हें तो मालूम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद पहला या पांचवा फॉर्म आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, एलिजा है, ये तो बार बार बताने की जरूरत है नहीं। तो एलिजा का लिखे स्पेलिंग, एलिजा, अच्छा एलिजा लिख दिए। अब कहता है कि भैया पहला फॉर्म लाओ या पांचवा फॉर्म लाओ। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे है कि पहला आएगा या पांचवा आएगा, थोड़ा सा देखें क्या आएगा भाई। तो एलिजा यहाँ पे एक ही नाम है, तो एक नाम के साथ तो पांचवा ही फॉर्म आएगा, सिंगल नेम है यहाँ पे। अगर एलिजा और शैलजा रहती तो पहला फॉर्म आता, माने दो नाम के साथ पहला फॉर्म, लेकिन यहाँ सिंगल नेम है यानी एकलौता नाम है, तो एलिजा तो पांचवा फॉर्म। यानी पांचवा फॉर्म करने का मतलब क्या हो, ये लिख लेना तुम लोग। पांचवा फॉर्म करने का मतलब क्या हो कि क्रिया जो है, क्रिया की अंग्रेजी का पांचवा फॉर्म। तो क्रिया क्या है, पढ़ना, क्रिया क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है बताओ मेरे को, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड होता है। तो रीड का तुम्हें पांचवा फॉर्म क्या मिलेगा, बोलो, रीड का पांचवा फॉर्म, क्योंकि कहता है कि एलिजा पांचवा फॉर्म लेगी, तो यहाँ पर रीड का पांचवा फॉर्म हो जाएगा रीड्स तुम्हारा। तो क्या हो जाएगा, तो एलिजा रीड्स, रीड्स होगा कि नहीं होगा, पांचवा फॉर्म। देखो पांचवा फॉर्म ही लिख रहे हैं ना, तो पांचवा फॉर्म होगा ना। देखो यहाँ पे एलिजा रीड्स, पांचवा फॉर्म मैंने लिख दिया दोस्तों, एलिजा रीड्स रामायण, क्योंकि धर्म पुस्तक है तो द अपने आप लगा देना, कोई भी है, रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबल है, ये सब के जो भी है ना, रामायणा लिख दिया, RAMAYANA, ठीक है ना, कोई गलत नहीं लिखना। वो द मैंने इसीलिए लगा दिया है ना, धर्म पुस्तक के लिए, धर्म पुस्तक के लिए। तो एलिजा रीड्स द रामायण, एलिजा रामायण पढ़ती है। लेकिन अगर ये दो नाम होता है, एलिजा और शैलजा, ऐसे रहता, देखो सेंटेंसेस अगर ऐसे रहता कि एलिजा और शैलजा, देखो मैं तुम्हें दोनों चीजें पढ़ा दे रहा हूं, एलिजा और शैलजा, ध्यान से समझना। और शैलजा, एलिजा और शैलजा स्कूल जाती हैं, है ना, एलिजा और शैलजा स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, है ना, कॉलेज जाती हैं। अब यहाँ पे ती है कि नहीं, लेकिन जाना क्रिया ती है, ये तो तुमको समझ में आ रहा है, कहता है ती वाला सेंटेंस है। तुम्हें समझना है यहाँ एलिजा और शैलजा दो नाम है, केवल अगर एलिजा रहती तो पांचवा फॉर्म जैसे लगा लगता, या केवल शैलजा रहती तो भी पांचवा फॉर्म लगता। लेकिन एलिजा और शैलजा यानी ये प्लूरल हो गए, यानी जब दो नाम हो गए, प्लूरल हो गए, प्लूरल नाउन कह लो, दो नाम, प्लूरल नेम जो भी है, दो नाम हो गए तो भैया पहला ही फॉर्म देंगे हम, यानी हमारा अंग्रेजी होगा एलिजा एंड शैलजा। देखते जाओ भाई, एलिजा एंड शैलजा, देखो यहाँ पे एलिजा एंड शैलजा। अब ये तो सब्जेक्ट हो गया, वाक्य का सब्जेक्ट तो यही है ना। अरे एलिजा और शैलजा कॉलेज जाते हैं तो वाक्य का सब्जेक्ट तो यही है ना। हमने सब्जेक्ट का अंग्रेजी लिख दिया, एलिजा एंड शैलजा। अब किसकी अंग्रेजी लिखनी है, सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब को लिखनी है, चाहे वो पहला फॉर्म में लिखो या पांचवा फॉर्म में लिखो। तो जब एलिजा और शैलजा रहेगा, यानी दो नाम है, तो पहला फॉर्म ही लिखेंगे, पांचवा फॉर्म क्यों लिखेंगे हम। देखो ये बात है ना, हमें चुनाव करना है पहला या पांचवा फॉर्म, लेकिन अपने मन से नहीं, हमें यहाँ देखना है, समझना है, रूल्स के अनुसार चलना है। तो एलिजा एंड शैलजा गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज। अब तुम्हें से मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पे गो पहला फॉर्म हमने क्यों लिखा, इसलिए मैंने लिखा कि दो नाम है, इसलिए हमें पहला फॉर्म यहाँ पे लिखना पड़ा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो इसमें मैंने पहला फॉर्म का ही बताया। अब कुछ और भी सेंटेंसेज हम लोग लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ और भी सेंटेंसेज हम लोग लेते हैं,
ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। जैसे हम एक सेंटेंस ले रहे हैं यहाँ, ये बोला, ये देखो यहाँ पांचवा फॉर्मूला एक सेंटेंस, यह इट मने यह, हम बोले यह, देखो यहाँ पे यह हमें मदद करता है, या ये कोई चीज निर्जीव चीज हो सकता है या कोई भी चीज है, यह हमें मदद, कोई मशीन हो सकता है, यह हमें मदद करता है। मदद करना, देखो यहाँ पे मदद करना क्या है, क्रिया, और अंत में क्या है, ता है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, मदद करना ता है, ये वाला सेंटेंस है। अब तुम्हें ये देखना है कि भैया यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद पहला या पांचवा फॉर्म लगता है, तो सब्जेक्ट तो यह के अंग्रेजी इट होगा, यहाँ पे दिस नहीं होगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे दिस नहीं होगा, यह के लिए इट आ जाएगा, ठीक है। अब यह के बाद किसके लिए जाना है, मदद करना का, क्योंकि क्रिया ही लाओगे ना, तो क्रिया तो मदद करना है, तो मदद करना का क्या होता है, हेल्प। अब तुम मेरे को बताओ कि हेल्प का कौन सा फॉर्म चलेगा, पांचवा फॉर्म चलेगा, क्यों, क्योंकि इट के साथ क्या था कि हमें पांचवा फॉर्म ही चाहिए, तो इट के साथ पांचवा, यानी हेल्प का पांचवा फॉर्म हेल्प्स हो जाएगा। देखो एस लगेगा, इसमें एस नहीं लगेगा, यानी इट हेल्प्स, देखो यहाँ पे इट हेल्प्स, और हमें क्या अंग्रेजी अभी पढ़ाए थे ना, अस, यूएस, अस, इट हेल्प्स अस। ये देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे पांचवा फॉर्म लिखा है, इट हेल्प्स अस। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से चीजें हम करा रहे हैं। 2-3 सेंटेंस और मैं आपको सिखा दूं, अब उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं कभी पांचवा फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, कभी पहला फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, ताकि एक चीज आपको समझ में आता रहे। अब जैसे मैं बोलूं, एक चीज मैं आपको बोलूं कि भैया वे लोग, ध्यान से समझो, वे लोग उसे ठगते हैं, उसे, अब उसे की अंग्रेजी क्या होती है, मैंने पढ़ाया वो बॉक्स यहाँ पे जो बनाया था ना, ठगते हैं, वे लोग उसे ठगते हैं। देखो, और इसको ना इंग्लिश हिंदी की जो सेंटेंस है ना, वो पूरा प्रैक्टिस किया करो, तभी तुम्हें अंग्रेजी आएगी, नहीं तो नहीं ऐसे आएगा। वे लोग उसे ठगते हैं, वे लोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। वे लोग क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, ठगना वर्ब है यार, और ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी हमेशा अंतिम में जाती है। देखो ऑब्जेक्ट की हमेशा अंतिम में जाती है। चलो हम बनाते हैं इसको, यहाँ पे देखते जाओ क्या हो गया, वे लोग उसे ठगते हैं, वे लोग, दे आ गया, बिल्कुल हमने दे लिख दिया। वे लोग की अंग्रेजी देखो यहाँ पे दे, पहला फॉर्म लगेगा, पांचवा या पहला में पहला, तो ठगना का अंग्रेजी चिट होता है, और चिट का पहला फॉर्म हमें लिखना है, क्योंकि दे के साथ हमें पहला फॉर्म मिलेगा। देखो यहाँ पे दे के साथ पहला फॉर्म लगेगा, तो दे चिट, चिट का चिटे रहेगा, चिट का पहला फॉर्म चिट्ठी हो जाएगा, तो दे चिट, है कि नहीं। और उसे की अंग्रेजी हिम होती है, HIM। तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे पहला फॉर्म लगा के ये किया, दे चिट हिम, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंगुलर प्लूरल सेंटेंस ले लें, ये वाला इसके आधार पे नहीं पढ़ा है तुम्हें कोई भी सेंटेंस, ये वाला इसके आधार पे, सिंगुलर नाउन वाले पे और प्लूरल नाउन वाले पे नहीं पढ़ा है। देखो यहाँ पे ये दो वो पे नहीं पढ़ा है, अभी मैं पढ़ा दे रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं बोलूं कि तुम्हारा भाई, ध्यान से समझना, एक एक चीज नोट करना, तुम्हारा भाई है ना अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी जानता है। यहां कितने भाई की बात की जा रही है, एक भाई की बात की जा रही है या अनेक भाई की बात की जा रही है। सीधी सी बात है, यहाँ पे भाई एक ही सिंगुलर है। हम देखो यहाँ पे इसमें ऐसे करके लिख भी दे रहे हैं, सिंगुलर है। यहाँ पे देखो ऐसे लिख भी दे रहा हूं मैं कि कोई दिक्कत ना हो तुम्हें, सिंगुलर है ये, यानी सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ये सब्जेक्ट तुम्हारा भाई, केवल भाई नहीं, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई अंग्रेजी जानता। तुम्हारा भाई वाक्य का सब्जेक्ट हो गया और जानना क्रिया हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, समझ में। और ये सिंगुलर अर्थ में, तो तुम्हारा भाई का मतलब क्या हुआ, तुम्हारा भाई का मतलब हुआ अंग्रेजी क्या होगा, योर ब्रदर होगा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, पहले ये बताओ, दिख रहा है योर ब्रदर, योर ब्रदर मैं लिख रहा हूं, योर ब्रदर होगा। ये यू नहीं है कि तुम पहला फॉर्म लगा दोगे, तुम ये मत समझना कि यू है तो पहला फॉर्म, नहीं, ये यू है ही नहीं, ये योर ब्रदर है। अब मेन यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन सिंगुलर है, वहां पे लिख दिया कि सिंगुलर है नाउन, यानी ये यू ब्रदर नहीं है दोस्त कि तुम पहला फॉर्म लगा दो, यहाँ पे योर ब्रदर है। अब ब्रदर डिसाइड करेगा, नाउन यही सब्जेक्ट है, योर ब्रदर पूरा मिला करके सब्जेक्ट ये बना है, तो योर ब्रदर। अब यहां से जानना का अंग्रेजी क्या आ जाएगा, नो, नो का पांचवा फॉर्म आएगा, क्यों, क्योंकि ये सिंगुलर है, साफ साफ लिखा हो कि सिंगुलर नाउन रहेगा, ये भाई क्या है यहाँ पे सिंगुलर है तो पांचवा फॉर्म लगेगा, तो नो का पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा, नोज हो जाएगा, ठीक है, नोज इंग्लिश। अब तुम देख सकते हो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखो पांचवा फॉर्म मैंने लिखा है, पक्का। तो योर ब्रदर नोज इंग्लिश, ये यू नहीं है, योर ब्रदर, ये सिंगुलर है। अगर यही रहता तुम्हारे भाई लोग, तो ब्रदर में एस लगता और वर्ब में एस नहीं लगता, जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो ये सब लिखते जाओ, ठीक है। देखो अब मैं इन्हें मिटा दे रहा हूं, इनकी अब हमें जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सब कुछ आ ही गया है कि नहीं। तो यहां पे देखो मैं अगर एक सेंटेंस ऐसे तुम्हें सिखाऊं कि भैया तुम्हारे भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं, देखो तुम्हारा भाई और तुम्हारे भाई लोग अंतर है, तुम्हारे भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं, तुम्हारे भाई लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। अब तुम मेरे को बताओ कि इसमें क्या है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जाहिर सी बात है ये प्लूरल है। कैसे प्लूरल है, ये देखो यहाँ पे भाई लोग है,
तो तुम्हारे भाई लोग का अंग्रेजी क्या होगा? योर ब्रदर्स, BROTHERS, योर ब्रदर्स। ये प्लूरल है। तो प्लूरल अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो देखो साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों, प्लूरल नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में है, भाई तुम्हारा भाई सिंगुलर, तुम्हारे भाई लोग प्लूरल, तो कहता है कि भैया पहला फॉर्म मिलाओ, यानी तुम्हारे भाई लोग ये वाक्य का सब्जेक्ट है और जानना का अंग्रेजी क्या होता है? नो। तो नो का पहला फॉर्म तो नो ही होगा ना, पहला फॉर्म नो होगा, नो इंग्लिश हो गया। देखो यहाँ पे, ठीक है, नो इंग्लिश। एक एक चीज उतारते जाओ, यानी योर ब्रदर्स नो इंग्लिश। चलो एक सेंटेंस और ले लेते हैं, ठीक है, और फिर क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है ना। एक है ना, एक सेंटेंस और लेकर के क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं दोस्तों, ये चीजें देखो मैं मिटा दिया हूं यहाँ पे, है कि नहीं, एकदम बिल्कुल चीजों को सीखते जाइए आप लोग। जैसे मैं बोलूं कि मेरा दोस्त है ना, मेरा दोस्त, ध्यान से देखो, मेरा दोस्त अंग्रेजी सीखता है। अच्छा ये बताओ ये सिंगुलर है या प्लूरल? यहाँ पे दोस्त क्या है? एक ही वचन है, एक ही दोस्त की बात हो रही है। ये वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेरा दोस्त तो माय फ्रेंड हो गया, सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो क्या आएगा बताओ मेरे को? सिंगुलर नाउन है तो पांचवा फॉर्म। नाउन तो एक ही ना, दोस्त, एक ही दोस्त की बात हो रही है, माय फ्रेंड। सीखना, सीखना लर्न, तो लर्न का पांचवा फॉर्म क्या हो जाएगा? लर्न्स, पांचवा फॉर्म। और इंग्लिश हो गया, ध्यान से देखो, माय फ्रेंड लर्न्स इंग्लिश, ये पांचवा फॉर्म हो गया। पांचवा फॉर्म क्यों हुआ? क्योंकि अगर सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर नाउन रहेगा तो पांचवा फॉर्म होगा। तो यहां पे ये सब्जेक्ट यही है ना भाई, मेरा दोस्त ही तो है वाक्य का सब्जेक्ट, तो माय फ्रेंड हो गया पांचवा फॉर्म। यही अगर आता मेरे दोस्त लोग, मेरे दोस्त लोग, ध्यान से देखो, मेरे दोस्त लोग, मैं कहूं मेरे दोस्त लोग अंग्रेजी सीखते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, यही लड़के समझते नहीं है, अंग्रेजी सीखते हैं। अब क्या है, ये है मेरे दोस्त लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड्स हो जाएगा। दोनों को समझो, माय फ्रेंड नहीं रहेगा, अब ये माय फ्रेंड्स, ये प्लूरल हो गया। ये क्या हो गया? दोस्त लोग हो गया। दोस्त था तो फ्रेंड था, दोस्त माने एक दोस्त, दोस्त का मतलब एक दोस्त है ना, सिंगुलर था ये, यानी ये सिंगुलर था। क्या था ये? सिंगुलर। देखो मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे एक से अधिक है तो यहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल। ऐसे करके लिख लो ताकि तुम समझ में आ सके। माय फ्रेंड्स, सीखना का, अब यहाँ पे सीधे अब यहाँ से लर्न, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए तो क्या हो जाएगा? प्लूरल के लिए देखो पहला फॉर्म, तो भैया सीखना का अंग्रेजी लर्न, लर्न का पहला फॉर्म लर्न ही होगा। माय फ्रेंड्स लर्न, है ना, इंग्लिश। अच्छा ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी हमेशा अंत में, देखो यहाँ पे अंग्रेजी अंत में, अंग्रेजी की अंग्रेजी ऑब्जेक्ट था ना, यहाँ पे अंत में दिया, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट था अंत में दिया। मतलब जहां पे भी यहाँ पे चीजों को जानो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे जितना भी ऑब्जेक्ट होगा देखना तुम, उसकी अंग्रेजी अंत में पड़ती है, ठीक है। तुम्हें इसको पढ़ना कैसे, सीखना कैसे है, हमेशा याद रखो, इनको ढक करके पढ़ो हमेशा। ये अंग्रेजी की लाइन जो है इसको ढको और खुद से बनाओ, गलत होगा देखो, गलत होगा देखो, अब बार बार बनाते रहो। प्रैक्टिस का ही मतलब होता है। जैसे है मेरे दोस्त लोग अंग्रेजी सीखते हैं, अब मान लो तुम इसको प्रैक्टिस करो, तो माई फ्रेंड्स है ना, माई फ्रेंड्स हो गया, लर्न इंग्लिश से लिखा हुआ है। मान लो तुम गलती करते हो, ऐसे गलती करते हो, मान लो ऐसे करने में, माई फ्रेंड, मेरे दोस्त लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो माई फ्रेंड लर्न इंग्लिश। अब देखो, अरे नहीं गलत हो गया भाई, दोस्त लोग तो फ्रेंड्स होगा ना, चलो ठीक है, तो माई फ्रेंड्स लर्न इंग्लिश। और कैसे करेंगे? जैसे दूसरा बार भी गलत हो सकता है, जैसे मेरे दोस्त लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो भाई माई फ्रेंड्स लर्न्स इंग्लिश, नहीं भाई लर्न्स नहीं होगा भाई, लर्न होगा, सर ने लर्न पढ़ाया है। तो इस तरीके से तुम प्रैक्टिस करोगे तभी तुम सीख पाओगे, अगर इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। तो आज भर इतना ही, थैंक यू।